बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने कौमी असम्बली में PTI के मजीद इस्तीफ़े मंजूर न करने का फैसला किया है, जबकि लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, खान साहब की जानिब से आज एक गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट चुके हैं। मुल्क में जो बहरान हम सियासी देख रहे थे, एक आइनी बहरान देख रहे थे, क्या आप समझ रहे हैं कि वो कम होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, कल भी इस नशिस्त में जो बात मैंने की थी, जी सर, मैंने कहा था कि जहाँ तक हम जा चुके हैं मुख्तलिफ हसास मामलात पे, एक बहस हमने गलियों बाज़ारों में शुरू कर दी है। उससे ज़्यादा शायद हम बतौर एक रियासत, बतौर एक पाकिस्तानी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि बहस शुरू हुई, ये छिड़ी और इसको फिर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इसको हवा दी गई। और ये बात जो है ये संजीदा हलकों के जहन में हमेशा रहेगी कि इस पर चिंगारियाँ किसने डाली, इसको बढ़ावा किसने दिया, और एक ख्वामखा जो है वो एक ऐसा सिलसिला क्यों खड़ा किया गया मुल्क में, जिसके नतीजे में इतना बड़ा एक तूफान खड़ा हुआ जी। तो एक तो बात सबसे पहले तो ये कि एक उस हवाले से जो अहम तैनाती के हवाले से मामलात में ठहराव आपको नजर आया होगा कल के बाद से लेकर आज तक। जाहिर है जब मैं बात कर रहा था तो अपने किसी तज्जिए की बुनियाद पे, मुशाहिदे की या तज्जिए या जो भी हो, खान साहब ने आज बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो भी आर्मी चीफ होंगे वो मुल्क के लिए और कौम के लिए और रियासत के लिए वो अच्छे होंगे जी। और जो है वो उनको तैनाती के मुतालबे से देखिए ना, एक तो ये है कि वो जुमला इसी तरह से चल रहा है ना कि वो मुतालबे से पीछे हट गए। वो एक्चुअली वही कह रहे हैं कि ठीक है जो भी हैं वो मुल्क के लिए अच्छे होंगे। और ये जो एक बात उनसे कहलवाई जा रही थी, या वो मुझे नहीं पता कि कौन से उनके अहबाब उनके इर्द गिर्द मौजूद थे जो उनसे बात कहलवा रहे थे, तो उन्होंने वो बात बिल्कुल मुनासिब की और ऐसा ही होता है। ठीक है, वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उनका इस्तेहक़ाक़ है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती करें, तो फुल स्टॉप। तो इसके आगे कोई मज़ीद हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मुशावरत किससे कर रहे हैं, ठीक है, वो इत्तेहादियों से आगे पीछे मुशावरत मतलब सबसे करा के, लेकिन हो सकता है वो सबकी मुशावरत तो एक तरफ कर दे और खुद फैसला। तो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है इसमें वो ये है कि वो आर्मी एक्ट के हवाले से एक बात आज चली कि वो आर्मी एक्ट में तो ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा। अभी तक जो मेरी इतला है वो ये है कि ऐसा उस मौजूदा तैनातियों के हवाले से अभी तक जो इतला है वो इसमें इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास गालिबन। वो हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जाए एक आध दिन में, लेकिन अभी तक जब मेरी बात हुई कुछ देर पहले यहाँ पे वजारत कानून के मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें अभी तक कोई इस फैसले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जो सियासी तनाव है वो कम होना ज़रूरी है, और हुकूमत और इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा एक बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करवाने की कोशिश हो रही है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जो बात है, इससे पहले भी कोशिश हुई, असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब थे वहाँ से, और यहाँ से जो हैं वो अयाज सादिक साहब और साद रफ़ीक साहब थे। अभी फौरी तौर पे तो ये है कि उसमें जो है वो अब अर्ली इलेक्शंस, इमरान खान साहब ने कल एक बात ये भी की थी कि इलेक्शन अगर साल बाद भी हो जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तैनाती के ऊपर वो जो है वो मुझे कोई उस पर इतराज़ नहीं होगा, मैं पीछे बैठ के देखता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि हुकूमत अपने आप को, उन्होंने आज उनके इमरान खान साहब के जो इस्तीफ़े हैं तहरीक इंसाफ के, वो बाकी कबूल नहीं किए। अच्छा, इसमें कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी रब्ता किया है और उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि हम अगर पार्लियामेंट चलना है अभी और नहीं गिरना, क्योंकि एक तो बड़ा खौफनाक किस्म का यहाँ पे मंसूबा था। वैसे अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन ये कि ये एक लोगों ने अपने जहन में प्रोग्राम बनाया हुआ था जो इमरान खान साहब शायद उससे
कई तो होता है ना कि आप एक कर रहे होते हैं चीज़ तो वो आपके इल्म में नहीं होता। वो ये था कि इस लॉन्ग मार्च को ला के इस्लामाबाद, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको एक गुरिल्ला तंजीम का शक्ल दे के कलअज़मी करार दे दिया जाए पूरी दुनिया में। तो वो खान साहब की एक तबीयत है, उनका एक मिजाज है जारहाना, लेकिन उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि लोग उनको एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दें जहां वो सियासत में कभी आई ना सकें, वज़ीर आज़म बन ही ना सकें, और उनको आप लेबल कर दें कि जी वो तो बिल्कुल रियासत के भी मुखालिफ हैं और दुनिया से भी लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या वो जनाब वो जो गद्दारी के मुकदमात नहीं, मतलब गद्दारी तो छोटी बात है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना कि आप बिल्कुल ही उनको फारिग कर दें। तो एक ऐसा तबका बिल्कुल मौजूद था जिनके जन्म में था कि पता नहीं पिंडी रावलपिंडी आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे खुदा जाने, और उसके बाद ये होगा और वो होगा, और उसके बाद कोई खुदा न खासा जमहूरियत चली जाएगी, और वो अभी भी शह देने वाले लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ना होगा इंशाल्लाह। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो दो तीन बातें हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से, मैं इसको कहूँगा कि एक बड़ी यानी एक सियासी उनकी तरफ से मैं कहूँगा कि मुदब्बिराना फैसले हैं। एक फैसला तो ये उनका कि जो भी आर्मी चीफ होगा वो मुल्क और रियासत का होगा, ठीक है, और बेहतरीन होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उन्होंने कल बात की कि अभी इलेक्शन हो जाए और 5, लेकिन उसके साथ फिर एक ज़िमनी सवाल खड़ा करते हैं, और वो असल में सवाल सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है हुकूमत के लिए या हुकूमत इत्तेहाद के लिए। वो साथ जो सवाल जोड़ते हैं ना, वो ये जोड़ते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पर मसाइल का हल क्या है। मतलब यहां आके ये पूरा जो हुकूमत इत्तेहाद है ये ठुस, ठीक है ना, क्योंकि मसला ये है जो मैंने कल भी बात की थी कि वो कहते हैं अच्छा चलो मैं घर बैठ जाता हूं, मुझे अभी धरना वरना खत्म करके मुझे बिठा दो आराम से, उसके बाद मुल्क में होगा क्या? मतलब क्या लूट मारनी होगी, क्या चोरी चकारी खत्म हो जाएगी, क्या करप्शन, क्या? अभी तो इमरान खान की वजह से थोड़ा सा वो यानी थोड़ा सा खौफ है ना। अब तो आपका क्या ख्याल है उसके बाद वो खत्म हो जाएगा? तो सारा मतलब सब जो था कि मतलब है कि ट्रिपल और टेट्रा शाह तो बैठे हुए थे ना इस मुल्क में, वो बैठे हुए हैं अभी भी। तो बात डबल शाह तो वो तो ऐसे भी बेचारा बदनाम हुआ। तो बात यह है कि वो इमरान खान का ये कहना है कि अच्छा, और वो डबल शाह इमरान खान साहब के साथ भी उनकी भी कोई कमी, डबल क्या टेट्रा पेंटा शाह उनके साथ भी बेशुमार जिनके नाम आ रहे हैं सामने। तो बात ये सारी कि वो एक तो ये तनाव खत्म हुआ, एक बहुत ही जो एक तकलीफ दे तनाव था वो मेरे ख्याल से खत्म हुआ। एक 20-21 तक या उससे पहले, मेरे ख्याल से 20 से शायद पहले ही ये फैसला हो जाएगा, और एक सेकंड में आपके सामने ऐसे ही खबर आएगी किसी वक्त भी, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और उसके बाद हम सब बैठ के जो है वो मतलब खुद ही मिठाई खा रहे होंगे और दुआ कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क अल्लाह ताला खैरियत से लाए, जो भी क़यादत आए अस्करी क़यादत, वो मुल्क को आगे लेके जाए और मुल्क के लिए अच्छी साबित हो। अच्छा, एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तोशा खाना जो बीच में आ गया, ये जो उमर फारूक साहब हैं, उमर फारूक ज़हूर साहब इनका गालिबन, ये उमर फारूक साहब से मुलाकात हो चुकी है मेरी इत्तेफाक से। अच्छा, इनसे मुलाकात, ये दुबई की बड़ी बागोबार किस्म की बड़े अच्छे यानी इनका मिलना जुलना बड़े लोगों से है वहाँ पे दुबई में। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो, अच्छा मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड, तो मैं भी पता चल रहा है मुझे कि नॉर्वे और भाई इनके सारे, लेकिन ये दुबई के अंदर आप समझें कि जब जो है फंक्शंस हो रहे हैं, कोई गैदरिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पर ये हम मौजूद होते हैं हमेशा। और ये मुझे गैदरिंग में मिले 1-2 दफ़ा वहाँ पे क्योंकि काफ़ी तवील अरसे क़याम रहा, तो 1-2 गैदरिंग्स में वहाँ पे मिले। और आखिरी जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो पीटीआई के दौर में ही ये परेशान थे, शहजाद अकबर साहब का और इनका मामला चल रहा था, तो ये परेशान थे। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी कैसी बातचीत है? और मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बातचीत है, एक आध वजीर से मैंने इनकी बात करवा दी थी उस वक्त, लेकिन ये कि वो बात कोई बनी नहीं, कोई फिर मैं भी नहीं गया उसमें, इन्वॉल्व नहीं हुआ इनके अपने मैटर्स में। लेकिन जो इशू है इसमें वो ये है कि जो शाहजेब खानजादा साहब ने स्टोरी की रात को, देखिए ये जो खान साहब ने बात की है ना, ये खान साहब की बात बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की और खान साहब की, कि तोशा खाना से यहाँ से तो बड़े बड़े लोग उठा के ले गए चीज़ें, और बड़ा जो आप समझें, मुझे नहीं पता कब तो उनकी कोई तहकीकात हों या कोई कमीशन बने या कोई इंक्वायरीज हों, लेकिन इसमें यहाँ पर इशू ये बना सारा, पहली बात है इमरान खान साहब को इसमें बिल्कुल दूसरों के साथ अपने आप को नहीं मिलाना चाहिए। इमरान खान साहब की जो और इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, और मतलब जो लोग उनको जानते हैं, इमरान खान साहब जो है वो अपना बैट साइन करते हैं ना जब, और उनकी गैदरिंग्स के अंदर, तो उनका बैट फरोख्त हो रहा होता है, क्रिकेट का उनका बल्ला, और उसके ऊपर लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं,
और कई दफ़ा तो ये होता है कि वो खुद नहीं भी जाते, वो सिर्फ वीडियो लिंक पे होते हैं तो उनकी फंड रेजिंग हो रही होती है। तो लेकिन खान साहब के नाम पर लोगों ने पैसा बड़ा कमाया है, बिल्कुल बहुत सर, बहुत लोगों ने इसमें कोई पैसा शक कमाया है। और ये खान साहब को मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा इसका इल्म था इन चीज़ों का, लेकिन खान साहब के इर्द गिर्द लोग जो डबल या टेट्रा या पेंटाशाह थे बहुत सारे, वो ये सारा धंधा करते रहे हैं। और इसमें जो जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें एक तो और बहुत सारी अभी ताइफ और ये इश्यूज खड़े होंगे ज़ाहिर आने वाले दिनों में। दूसरा ये खान साहब इसमें अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस करें इनसे, अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस करें इन चीज़ों से। और उसमें ये कहें कि भी जो भी जिम्मेदार है, आप उस जिम्मेदार के खिलाफ जो भी कुछ करना है आप उसके खिलाफ करें बिल्कुल। यानी इसमें दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है ना कि वो वहां से तोहफा मिला, दूसरा इशू ये कि वो तोहफा रख ले, मतलब मुझे नहीं समझ में आया अगर कोई इतनी यूनिक चीज़ थी आपके ख्याल से। मुझे नहीं पता कि खान साहब को पैसों की ज़रूरत है, मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार। हो सकता है, जाहिर है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में उनके जो मुखालिफिन हैं वो कहेंगे खान साहब को ज़रूरत होगी, लेकिन खान साहब उस तोहफे को खान साहब क्यों बेचेंगे? मुझे बताए ना, मार्केट में बेचना मतलब मिसाल के तौर पर कोई शी जिनपिंग किसी को तोहफा दें तो आप क्या करेंगे? उस तोहफे को लेंगे, तोशा खाने से खरीदेंगे जो असूल है, और खरीद कर उस घर में रख लेंगे अपने पास। 30,000 से कम होगा तो फ्री मिल जाएगा आपको, उससे ज़्यादा होगा तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी उसके मुताबिक आप जितने परसेंट भी है, शायद पहले 20% था, फिर 50%, जो भी, तो 50% हो गया बाद में, तो वो उसी मुताबिक आप घर पे लगा लेंगे कि यार ये शी जिनपिंग ने दिया था मुझे, ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया था। मतलब एक आप कहेंगे कि कोई ये मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था। मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो यूनिक होती है ना, कि जो आपके पास रहती हैं हमेशा। आप अगर बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स वर्ल्ड ओवर आप उनके घरों में जाएं तो उनके घरों में वो तोहफे रखे होते हैं जो उनकी पुरानी जो जब दिए थे लोगों ने वो एग्जैक्टली उनको दिए थे। अच्छा, अब ये मसला ये कि वो ऐसा नहीं होता कि वो उठा के, तो यहां पर कोई ऐसा धंधा चल रहा था कि जिसमें उठा के वो फिर जाके कि अच्छा जी ये तोहफा मिला है तो बताओ ये कितने का बिकेगा। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इसमें वो मेरा ख्याल से एक एम्बेरसमेंट हुई है हमें। और वो इसलिए हुई है क्योंकि वो बिक गई घड़ी, और बिकने के बाद वो बाहर पहुंच गई, और बाहर पहुंच के वो फिर उसके बाद वो उनके पास कैसे पहुंच गई, वो जो उमर फारूक साहब है, वो जो ओवरनाइट हीरो, मतलब है कि वो बड़े यानी मैंने उनसे कहा ना कि उनके, मुझे क्रिमिनल रिकॉर्ड का उनके नहीं पता था, मुझे इतना जरूर पता कि वो तमाम फंक्शंस में, पार्टीज में बड़े फाल नजर आते हैं, यानी सोशल गैदरिंग्स में। तो एक दो गैदरिंग्स में मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। एक तो टीवी चैनल जिससे मैं वाबस्ता रहा हूँ, वहाँ पे गैदरिंग थी, शायद बड़ा कोई फंक्शन था उनका, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई एक आध और फंक्शन में। तो अब इशू ये सारा कि वो ये अब उनके पास कैसे घड़ी पहुंच गई? भाई घड़ी तो यहाँ थी। बहुत सारे सवाल आज जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि यहाँ पर घड़ी, खान साहब ने भी यही बात की कि विकी यहीं पे है घड़ी, तो फिर वहां नहीं, कैसे पहुंची? देखिए यहाँ पर कोई घड़ी आपके ख्याल से इतनी महंगी घड़ी को लेके तो बंदा कोई पाकिस्तान में बैठा रहेगा? पाकिस्तान में जो जिनके हाथ में घड़ी नहीं होती उनका वैसे ही हाथ में वो, आपने देखा वो जो एक क्लिप चल रहा है कल से, एक माजूर खातून को उनकी बेटी लेके जा रही है लाहौर में, और एक बंदा पीछे जो मेरे ख्याल से 80,000 रुपये था उस खातून के पास, और 80,000 रुपये था, और वो माजूर खातून को धक्का देते हुए, वो जो सीसीटीवी फुटेज है, तो वो ये तो हाल है ना हमारा। हम तो इस हाल में मुझे बताएं कि वो दुकान पे वो 5.5 करोड़ या 10 करोड़ की, आप किसी इस वक्त ज्वेलरी शॉप पे चले जाएं पाकिस्तान में, आप किसी घड़ी साज के, उन्होंने आपके ख्याल से अपनी दुकानों पे रखे हुए हैं कि करोड़ों रुपए का, वो बेचारे वो ऐसे दिखा देते हैं कि यार किसी भी वक्त कोई आएगा लूट के निकल जाएगा, वो एक सैंपल सा दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑर्डर के ऊपर जेवर भी तैयार करवाते हैं और बाकी चीजें भी तैयार। तो इशू ये सारा कि कोई 5.5 करोड़ या इतने करोड़ की घड़ी तो उसने तो जो भी है उसने यहाँ से भेजी होगी, और भेज दी होगी बाहर, और बाहर कहीं जाके वो, तो एक इशू ये नहीं है। इशू ये है सारा कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं, वो खान साहब के इर्द गिर्द लोग उसमें पॉलिटिकल लोग नहीं थे, यानी सियासी, मैं आप मुझे कहें कि जी उसमें कहीं फवाद चौधरी साहब का कोई किरदार होगा, या उसमें कहीं कोई असद उमर साहब का कोई रोल होगा, या उसमें कोई शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और जो शख्सियात जो एक अजीब व गरीब किस्म के लोग थे, वो लोग उन्होंने दरमियान में आके बहुत पैसा बनाया। और वो लोग चाहे वो हाउसिंग सोसाइटियाँ हों, चाहे वो ये तहाइफ के धंधे हों, ये खान साहब की पर्सनैलिटी, ये खान साहब की नेचर ही नहीं है। मतलब मैं इमरान खान साहब पे 1000
जो है ना वो उन पर कर तनकीद करता हूँ, बहुत सारी उनकी बातों से मुझे सख्त इख्तलाफ, जैसे उस्मान बुज़दार प्लस और ये सारी जो चीज़ें सुने, नहीं बहुत करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि इमरान खान जो ये, अच्छा अब ये कौन से लोग धंधा करते हैं, देखिए ना आज फवाद चौधरी साहब ने आज बात की, जुल्फी बुखारी साहब ने कि हमने घड़ी इस्लामाबाद में बेची थी। यार इमरान खान को जरूरत है घड़ी बेचने की, और अच्छा फिर वो आगे जवाब क्या बनाते हैं कि यार हमें दे दिया था तोहफा। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे कोई बाहर से आके मुझे कोई एक तोहफा देके जाए बड़ा यूनिक सा, और वो बंदा जब बाहर निकले तो पता चले कि वो जो उसने मुझे तोहफा दिया था वो मैंने खिड़की से बाहर फेंका हुआ है, तो अब मुझे बताएं कि उस आदमी की क्या फीलिंग्स होंगी उस तोहफे को देख के। ये खबर सऊदी अरब के वलीयत तक पहुंच गई। देखिए ना इशू यहां पे खड़ा हो गया कि यार एक मिनट ठहरो, वो जो मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, मतलब आप देखिए ना वो 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, ये वो वाला दौरा है 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिस पे तय हो रही है जी। तो मतलब है कि वो एक ऐसी चीजें ऐसी हैं जिसमें इन लोगों ने, जो आसपास के लोग मौजूद थे, हम गिलानी साहब के एलिया का नाम आता है, बाकी नाम आता है, वो उन्होंने किया क्या, यहां पर एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हो गई कि वहीं पर चीज पहुंच गई वापस। ठीक है, मतलब शी जिनपिंग मुझे तोहफा देके चले जाएं कोई कि जी ये डॉक्टर शाहिद मसूद, एक खास दुनिया में एक ही चीज है डॉक्टर शाहिद मसूद है, अपने घर में जाएं, वो घर के बाहर माली खेल रहा हो उससे खड़ा हुआ, तो वो क्या शी जिनपिंग क्या मेरे साथ क्या करेंगे, बाकी तो छोड़ दे वो दुनिया को अमेरिका को, वो मेरे साथ शी जिनपिंग ने क्या करना है। तो ये ऐसी सूरत हाल बनी है। तो खान साहब को इसको एक तो कुछ लोगों को बिल्कुल डिसोन करना चाहिए, और बाकी ये है कि ये पॉलिटिकल, अब जाहिर है कि उधर से भी खान साहब ने भी कहा कि सियासी बयान, उधर से पॉलिटिक्स, अब ये भी खान साहब भी जवाब देंगे ये सारा, लेकिन जो बड़े बड़े इश्यूज है ना, बड़े इश्यूज रियासत के, वो इश्यूज, वो बड़े बहरानों से हम निकल गए। बाकी ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसने इल्जाम लगाया, खान साहब ने जवाब दिया ये, लेकिन कुछ लोगों को डिसोन करें तो बेहतर है, उनके साथ लिंक करना अपने आप को अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर तीसरी बात जो इसमें ये है, लॉन्ग मार्च के हवाले, हाँ लॉन्ग मार्च तो देखें, अब खान साहब ने वो हकीकी आज़ादी मार्च जो है, अभी खान साहब ने इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है, हुकूमत इलेक्शंस पे तैयार नहीं है, और खान साहब ने भी लचक दिखाई है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हुकूमत के अंदर भी एक इसमें एक मजीद मुशावरत ये भी हो जाए ना, तैनाती वगैरह और ये सारा, इसमें जो जिसने अपना गंद घोलना था वो घोला इसमें, लेकिन ये है कि इसमें जब ये हो जाए, सेंसिटिव मामला गुजर जाएं, उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल, मुझे नहीं पता कि असेंबली में जाते हैं कि नहीं जाते। हुकूमत इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि अब हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी। उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब कहते थे कि हम पार्लियामेंट में वापस चले जाएं तो हम हुकूमत को गिरा सकते हैं काफ़ी लोग तोड़ के, हुकूमत का कहना ये है कि ये अगर वापस भी आ गए तो अब हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि हम अपनी हुकूमत को पार्लियामेंट में रख सकते हैं। मेरी कुछ देर पहले, लेकिन कुछ हुकूमत के सर्कल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, कुछ पता नहीं, इमरान खान की पार्टी वापस आ जाए, और तो खान साहब भी उठ के पहुंच गए असेंबली वापस, और पता चला कि उधर से हमारे लोग टूटना वापस शुरू हो गए, इत्यादि मिल गए, तो ये बहरहाल, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट तो फाल होगी ना। अगर ये, मुझे नहीं पता ये जाते हैं कि नहीं जाते, हो सकता है ना जाएं, हो सकता है चले जाएं। अगर पार्लियामेंट कुछ अर्सा अपना टाइम उसने गुजारना है, कुछ महीने रहना है अगले, तो मेरा ख्याल से खान साहब को पार्लियामेंट में जाना, जाके एक, आप सोचिए ना, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब या इसाक डार साहब या बाकी लोग तकरीर कर रहे हैं और उस तकरीर का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो अगर वहां पर ये मौजूद हों तो आप उन कार्रवाइयों में हिस्सा तो लेंगे ना, कमेटियों में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मुख्तलिफ मुशावरत होती है, कानून साजियां आगे पीछे दाएं बाएं। तो अब मुझे देखे ना, ये सेनेटर्स हैं सारे, तो ये कितना काम हो रहा है, ये देखे ना, आजम स्वाति साहब का जो केस है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है उनके साथ, तो वो कम से कम एज अ सेनेटर बात तो कर रहे हैं ना, कि वो एज अ सेनेटर जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो मैं सेनेटर हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अगर यही कोई एमएनए इस वक्त हो तो वो कहेंगे आप तो एमएनए कौन से भाई, तो इस्तीफा मंजूर, जाओ भाई तुम एमएनए, तो वो कम से कम सेनेट से इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने, जिसकी वजह से आपको सेनेटर्स एहतजाज करते हैं। मैं वही आपसे बात कह रहा हूं ना कि इसका अगर एमएनए आप रहते हैं तो देख लें, या क्या इलेक्शन फौरी तौर पर होने जा रहा है, यानी फैसला तो पार्टी ने करना है, मैं तो सिर्फ ये एक आइडिया फ्लोट कर सकता हूं ना। अगर तो इलेक्शन फौरी तौर पे होने जा रहा है और आप इसको करवाने में कामयाब हो जाते हैं, आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे, इस तैनाती के ऊपर इस लॉन्ग मार्च से कोई असर नहीं पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं चाहिए, और खान साहब ने इस पर बिल्कुल सही स्टांस लिया। सवाल ये कि उसके बाद अगर यहां पे लाते हैं इस लॉन्ग मार्च से, तो क्या उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देगी? नवाज शरीफ साहब वहां से कहेंगे कि छोटे भाई को कि असेंबलियां तोड़ दो, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। नवाज शरीफ साहब का अपना गेम प्लान है, इमरान खान साहब ने अपना गेम प्लान दोबारा अरसर नौ तरतीब देना है कि अब इसमें ऐसी कौन सी क्या सूरत है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जो दूसरा सवाल है ना खान साहब की जो बात का दूसरा, कि क्या मामलात
मसाइल हल हो रहे हैं या हल नहीं हो रहे, क्या कीमतें कम हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या मईशत ठीक हो रही है या नहीं हो रही, क्या चोरी चकारी कम हो जाएगी नहीं हो, ये इशू है सारा। क्या सियासी अदम इस्तेकाम, अगर खान साहब कहते हैं कि सियासी मैं चलो अपना मैं घर बैठ जाता हूँ, इमरान खान एक तवील अरसा घर में बैठे रहे हैं ना, मतलब जो फाल नहीं रहे सियासत में, तो क्या मुल्क के हालात जो हैं वो मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो गई थी, मुल्क के अंदर जो है वो चोरी चकारी और करप्शन केसेस और अदालती स्कैंडल्स और इस्लाहात और ये सारा पुलिस सिस्टम और ये सारा ठीक हो गया था? तो ऐसा नहीं हुआ था। उसके नतीजे में खान साहब को के बयानियों को जोर मिला ना। अब लेकिन इशू ये हुआ कि जब खान साहब हुकूमत में थे, मैंने कहा कि मैं पुराने क्लिप्स नहीं चलाना चाहता, लेकिन जो मैं यहाँ बैठ के कहता था ना कि इतना ऐसे करके इतना सा पैसा वापस नहीं आएगा, इतना सा एक धेला वापस नहीं आएगा, उसकी वजूहात थी। अब देखिए ना, उसकी वजूहात थी, और मुराद सिद्दीकी कहते थे कि 200 अरब रुपया लाके इनके मुंह पे मारेंगे, तो मैं कहता था ये पता नहीं डॉलर, और मैं कहता था इतना सा एक चवन्नी वापस नहीं आएगी, एक चवन्नी, ठीक है ना। जो आए भी पैसे वो भी एक स्कैंडल है कि कैसे आए और कहां गए। तो बात यह है कि अब खान साहब प्रॉपर इमरान खान होता है ना, कि मतलब सब सारी चीजें एक तरफ रख के नवाज शरीफ साहब के अच्छा अब क्या कर रहे हैं भाई। इल्जाम तराशियां हो गई ना, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं आप जो मर्जी कर लें, वो इमरान खान के फॉलोअर्स, जो इमरान खान को पसंद नहीं करते आप जो मर्जी। इशू ये है कि यहां पर एक तो वो जो तैनाती का मसला वो तो साइड पे, अब आप उसको बिल्कुल डिस्कशन से बाहर समझें, ठीक है। उसमें ये एक्ट वैक्ट और जो भी आ रहा है, मेरी जो इतलात हैं उस पर कोई असरअंदाज नहीं होने जा रहा, वो फैसला होगा और सब कबूल करेंगे। और खान साहब के भी यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैंने कहा ना इस्टेब्लिशमेंट हमेशा, इस्टेब्लिशमेंट कौन है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कोई आप क्या ख्याल है, कोई मतलब क्या है इस्टेब्लिशमेंट? वो भाई खान साहब उसका इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, जुडिशरी, अवाम, पब्लिक, सारे मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं ना। तो बात ये, और इस्टेब्लिशमेंट फौज से अलग है सर, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौज नहीं है। ब्रेक से वापस आके सर, और डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट से अलग है। ठीक है सर, वापस आके बात करेंगे, डिटेल में बात कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल, आज तो बात ही नहीं करनी, बस सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस वक्त क्या आईनी मुश्किलात आप खान साहब के लिए देख रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर तो एक मफाहमी सियासत की तरफ वो हमें जाता नजर आ रहे हैं? देखिए, अब इसमें मेरा ख्याल है कि वो जो तौहीन अदालत का मामला था ये वो है, और वो सारा जो पहले 25 मई को हुआ और सारा, तो मेरा ख्याल है कि वो खान साहब, मुझे नहीं पता अदालत उस पर क्या हुक्म देती है, लेकिन अदालत ये भी कह चुकी है कि एहतजाज के ऊपर और पुरअमन एहतजाज और ये सारे मामला के ऊपर पाबंदी हम नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि एक तो ये हिद्दत में कमी आई है पिछले 24-48 घंटों में, कम से कम जो रहनुमाओं की सतह, बाकी ये तोशा खाना और ये सारे मामला ये चलते रहेंगे, इल्ज़ाम और जवाब में खान साहब जवाब देंगे, उधर से वो होगा उधर से वो चलता रहेगा। लेकिन जो रियासती अमूर थे उससे कम से कम, बाकी पार्लिमानी सियासत, इलेक्शन अर्ली होने हैं, बाद में होने हैं, क्या होना है, क्या वो ये चलता रहेगा। लेकिन एक जो बात मैंने कल की थी वो बात आज कम से कम नज़र आई, ठीक है। मैंने कल कहा था कि ये हिद्दत एक जगह जाके रुक जाएगी और अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। फिर देखें, हम ये क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं इस वक्त, अभी आज हम बैठे यहाँ पे बात कर रहे हैं सारी, लेकिन कल ये हुआ कि यूक्रेन की जो जंग है वो एक तीसरी आलमी जंग बनने जा रही थी, और तीसरी आलमी जंग इस तरह बनने जा रही थी कि रशिया का एक मिसाइल जो है, रशिया यूक्रेन के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, लड़ाई हो रही है, और यूक्रेन के ऊपर जो ये रशिया अपने मिसाइल फेंक रहा है, उनमें से एक मिसाइल जो है या उसका हिस्सा या वो मिसाइल वो जाके पोलैंड में गिर गया। पोलैंड जो है वो नेटो का रुकन है, और नेटो के मुल्क पे उसके गिरने का मतलब ये है कि आर्टिकल 4 को और फिर 5 को आप इन्वोक करें, यानी तमाम ममालिक मिलकर जवाब दें। ये आर्टिकल 5 जो नेटो का है, 30 रुकनी नेटो, यानी वो एक वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, कि अमेरिका भी कूदे, यूरोप भी कूदे, और वो उसमें जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे खतरनाक बात हुई वो ये हुई कि देखिए 99 में पोलैंड आया ना, नेटो का रुकन बना है, और ये आर्टिकल 5 जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तफसीली बात कर चुके हैं कई दफ़ा नेटो पे,
लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ एक दफा आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है। आर्टिकल 5 ये होता है कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वुर होगा। अगर पोलैंड पे हमला हुआ तो वो अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा। अगर जो है वो अमेरिका पे हमला हुआ तो वो पोलैंड पे हमला तस्वुर होगा। तो ये आर्टिकल सिर्फ एक दफा इन्वोक हुआ है और वो हुआ है 9/11 पे। अमेरिका पे हमला हुआ तो अमेरिका ने उसके बाद आर्टिकल 5 इन्वोक किया और उसके नतीजे में नेटो इत्तेहादी फिर उस जंग में कूदे जिसको हम सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर कहते हैं। लेकिन उसके अलावा ये आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं हुआ और ये इसका अगर ये इन हालात में इन्वोक हो जाता तो अब उसके नतीजा ये निकला कि पहले तो यहाँ पे अब ये पूरी दुनिया इसमें, वो पहले तो तास ने खबर दी कि जी क्रेमलिन, जो चौथी हमारी स्लाइड है, क्रेमलिन से नो रीजंस फॉर एस्केलेशन इन S-300 मिसाइल इंसिडेंट इन पोलैंड। पोलैंड में जो गिरा है उसमें जो है वो मतलब एक हमारा हिस्सा गिरा है S-300 का, और ये वो मिसाइल्स थे जो कि यूक्रेन के पास थे और मतलब हमने कोई ख़ास इसके ऊपर बात नहीं की। उसके बाद जो है वो पहले तो यूक्रेन ने कहा कि ये रशिया का मिसाइल जो हम पे चला है ये जाके पोलैंड पे गिरा है। जेलेंस्की सबसे पहले जेलेंस्की खड़े हुए, उन्होंने कहा पोलैंड पे गिर गया है। हाँ। मैं तो लड़ ही रहा हूँ, ये पूरे के पूरी दुनिया को भी खींच लूँ बीच में। उन्होंने कहा पोलैंड में गिरा है, रूस का मिसाइल गिरा है और ये अब बड़ा इम्तिहान है ये यूरोप का, दुनिया का, कि क्या करना है रूस के साथ, और आर्टिकल 5 इन्वोक होता ही नहीं होता। इसके ऊपर ब्रसेल्स में हंगामी इजलास शुरू हो गया और अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने बहुत तरीके के साथ इस मामले को देखा और फिर उसके बाद वहाँ से जो खबर आई वो यही थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पहली खबर है वो ये कि नेटो सेज की मिसाइल दैट हिट पोलैंड वाज लाइकली यूक्रेन एयर डिफेंस। वो यूक्रेन एयर डिफेंस का सिस्टम था और फिर पोलैंड ने भी, अच्छा यूक्रेन माशाल्लाह जेलेंस्की तो लगे हुए ना कि दुनिया, फिर पोलैंड, रॉयटर्स जो कह रहा है कि पोलैंड ने भी फिर कहा, ठीक है ना, पोलैंड ने भी कहा कि मिसाइल जो है इट वाज अ यूक्रेन स्ट्रे, वो ईजिंग द कंसर्न ऑफ एस्केलेशन, यानी वो जंग को जहां पे ले जाना, यानी जंग तो फिर सबके हाथ से निकलती ना कि भाई रूस ने हमला कर दिया अमेरिका पे भी, रूस ने बरतानिया पे भी, रूस ने नहीं, नेटो से जंग हो गई तो ये तो बड़ी खौफनाक है। नेटो बनी असल में रूस के अगेंस्ट ही थी, लेकिन इस्तेमाल कभी रूस के अगेंस्ट नहीं हुई, यानी कोई जंग नहीं हुई नेटो की रशिया के साथ। तो बात यह है कि नेटो की अगर जंग हुई है इस आर्टिकल के तहत तो वो ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में और इराक में और इधर उधर हर जगह उतर गए। तो इशू ये सारा कि अब ये एक बहुत बड़ा, आप सोचें कि अगर ये क्राइसिस कल आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता, ये आर्टिकल 4 के थ्रू जाके फिर 5 इन्वोक होता, तो आज हम क्या बात कर रहे होते पाकिस्तान में खड़े हुए। मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आप एक वाहिद चीज जिसके मुतामिल नहीं हो सकते वो चीज गैर यकीनी है। कि आप गैर यकीनी या लड़ाई, मार कुटाई, सड़कों पे हल्ला गुल्ला, एक दूसरे को गालियां, ये वाहिद चीजें आप मुतामिल नहीं हो सकते। और बदकिस्मती के साथ वो एक ऐसा दौर आया जो पीक पे चला गया सारा मामला। अब ये वो डी एस्केलेशन वाला दौर है। अब आने वाले दिनों में आपको सियासी बयानबाजी तेज नजर आएगी, लेकिन जो ये तरह मर जाओ, मार दो, गिरा दो, खून कर दो, गला काट दो, इसका ये वाला काम जो है ना अब नहीं होने जा रहा और इसको होना भी नहीं चाहिए किसी माशरे में, और ना इसको सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहिए। इस किस्म की तो आग लगा देंगे, फलां कर देंगे, वो भाई आराम से ठंडे होकर बैठो। यहाँ लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए आग नहीं है तो आप यहाँ इंसानों को आग लगाने की, उनके घरों को आग लगाने की बात कर रहे हैं और दुकानों को, तो आराम से बैठें। कोई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और ना ऐसा करने की इजाज़त दी जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गए ना वो इशू। फिर उसके बाद दूसरा जो इशू है वो ये है कि अब क्या ऑप्शंस हैं खान साहब के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हुकूमत ने देखना है कि हुकूमत हमेशा उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आयद होती हैं। हुकूमत कभी ऐसा नहीं करती कि अपनी ऑपोजिशन, उसके फिर कमजोरी का तासुर बनता है कि उसका अगर सारा का सारा बयानिया ही इमरान खान की गिर्द घूम रहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान, दूसरा किया तोशा खाना, तीसरा किया इमरान खान, चौथा किया, तो इसको तो आपके पास कोई अपनी चीज नहीं है बात करने के लिए। तो हुकूमत चूंकि मुकम्मल इमरान खान साहब के ही उसमें फंसी हुई है, तो हुकूमत अगर इमरान खान, फर्ज करें इमरान खान 2-3 दिन गुफ्तगू ना करें, ट्वीट भी ना करें कि मैं आराम कर रहा हूं यार, 2-3 दिन सोता हूं, जरा नींद पूरी करता हूं, तो हुकूमत क्या करेगी? ये हुकूमत मैं वाकई ना, ये क्या करेंगे सारे लोग? क्योंकि सुबह दोपहर शाम जो दवाई है वो तो इमरान खान सुबह खाओ एक दफा, एक दोपहर के खाने के साथ एक दफा इमरान खान को खाने की कोशिश, रात को, मतलब ये तो वो तो इमरान खान के अलावा कोई इशू नहीं है ना। तो मतलब है कि हुकूमत फिर क्या करेगी? ये पूरा का पूरा जो रियासती जो पूरा सिस्टम है, हुकूमती ढांचा खड़ा है,
तो ये तो खड़ा हुआ है इसलिए कि इमरान खान को कोसना है, इमरान खान को। तो ये क्या, ये कोई प्लान है आपका? मैं पूछूं कि इस हुकूमत का प्लान क्या है, आपका क्या प्लान है? तो आप ये कहेंगे कि मुल्क बर्बाद हो गया था, मुल्क तबाह हो गया था इमरान खान के हाथों, मुल्क जो है वो पता नहीं खुदा जाने क्या बन गया था, बनाना रिपब्लिक ये हो गया था, वो हो गया था, खुदा जाने। इसलिए हम सारे वो खुदा जाने वो दूसरी जंग अजीम के ज़माने के लोग हमें वापस बुला बुला के जो है ना हमसे मुल्क को सुधारने की कोशिश की। 75 हमारी तादाद है टोटल अभी तक। अच्छा, इशू ये है सारा कि ये कुछ दिन तो चल जाएगा। अच्छा, यानी इसके बाद नहीं चलेगा, अभी भी ठुस हो गया। ये बयानिया तो नहीं चल रहा ना कि इमरान खान को कितना, आप क्या तोशाखाना आ गया, चले हमने भी तोशाखाना पे बात कर ली, ये जिस तरह से भाई कल कुछ और आ जाएगा फिर उससे बात होती रहेगी। क्या मुल्क इसमें चलेगा? मुल्क इशू आपको देखें, अभी तक कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं बड़े इश्यूज, जैसे फैटफ का इशू है, एक बड़ा इशू हुआ है जो इस हुकूमत को, IMF के साथ मुज़ाकरात दोबारा बहाल होते हैं, किन शराइत पे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह डील करते हैं। मैं तो फिर वही बात कह रहा हूं कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब को रखना चाहिए था अब तक। डार साहब बहरहाल किसी ने नहीं, डार साहब कर तो रहे हैं कोशिश, नहीं डार साहब कर तो रहे हैं, लेकिन मसला ये कि वो डार साहब, अब इस तरह इकोनॉमी नहीं ठीक होने वाली ना, मतलब रिफॉर्म्स कैसे करेंगे डार साहब, मुझे बताए ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म ही नहीं है। भाई आपने अकाउंटेबिलिटी अगर इत्तेजाब ही खत्म कर दिया तो फिर तो वो तो मुल्क अब कैसे चलेगा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स? ओ भाई, अब इमरान खान बैठे हैं ना पंजाब जाके, वैसे अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब पंजाब बैठे हैं थोड़ा अर्से ना, तो उनका अंदाजा हुआ है कि बुज़दार साहब के दौर में इन्होंने FIA नहीं कट रही। ओ भाई, इमरान खान साहब को कोई बताए कि यहाँ पर एक उस्मान बुज़दार साहब होते थे, अभी भी हैं और आइंदा भी, और मुझे इस बात की पूरा उम्मीद है और यकीन है। आला भी वो हो सकते नहीं नहीं, वजीर आला क्या, वो तो हो सकता है अगले सदर हो, नहीं अगले सदर होंगे वो। इमरान खान अभी भी कहते हैं ना कि उस्मान बुज़दार वो अगले सदर होंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट अब आने दें, अब मुझसे लिखवा लें अगले सदर अगर उस्मान बुज़दार ना हुए। उस्मान बुज़दार सदर मुमलिकत होंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने जो तय कर लिया ना कि मैं एक ना एक दिन इसके अंदर से वसीम अकरम को निकालूंगा, प्लस को, हाँ वो ट्रिपल प्लस निकालेंगे, ये टेट्रा प्लस उन्होंने निकाल के दम लेना है, ठीक है, चाहे उसमें मुल्क का, हमारा, सबका जो नहीं पंजाब नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ बातों पे तो खान साहब से बहस ही नहीं हो सकती ना, हम बहस करना चाहते हैं तो ब्रेक लेने हम यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से PTI के मजीद इस्तीफे ना मंजूर करने का फैसला, आपने जैसे बात की कि PTI के अंदर भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि इस वक्त उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं, क्या खान साहब की वापसी मुमकिन है? नहीं देखिए, PTI अगर तो इलेक्शन फौरी हो जाता है ना, फिर तो दूसरी बात है। मैंने आपसे आजम स्वाति साहब का जिक्र किया ना, अभी सेनेट के अंदर एहतजाज हो रहा है ना, ये जाते हैं सारे वापस वहां पे बाहर खड़े होते हैं सेनेट के अंदर। आप देखिए मुस्तफ़ा नवाज खो रिजाइन कर गए उस पर सेनेट से, आप देखें ना, मतलब बात ये सारी कि जो फ्लोर होता है पार्लियामेंट का, वो फ्लोर, सड़कें तो सड़कें हैं, फ्लोर है, ठीक है ना। अब शाह महमूद कुरैशी को और शीरी मज़ारी साहिबा को और इन लोगों को आप जरा अंदर भेजें ना, फवाद चौधरी साहब को, और आप देखें अगर ये सारे लोग मौजूद हो, खान साहब ना भी हो, आप देखें क्या वहां पर आपके ख्याल से ये, और फिर उसके बाद ये होता है इत्यादियों से बात हो रही है, आगे पीछे दाएं बाएं 10 किस्म की वहां पे मैन्यूवरिंग होती है। खान साहब इस वक्त एक, वो मैंने कहा उनके ऊपर उनको फैसला करना है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो फवाद चौधरी साहब ने एक जमाने में की थी कि हमें पार्लियामेंट में जाके और वहां पे हमें जाना चाहिए पार्लियामेंट में, और अभी भी ऐसे ही। अगर तो फौरी इलेक्शन हो रहा है, कोई 4-3 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है तो अलग बात है, 3 महीने बाद तो इलेक्शन नहीं होने जा रहा, 3 महीने बाद इलेक्शन नहीं होने जा रहा। अगर इलेक्शन में देर है तो फिर इस फोर्स को पार्लियामेंट में भेजें, खुद खान साहब बाहर आए और पार्लियामेंट के अंदर जाके कहें कि भाई हर चीज के ऊपर नुक्ता उठाओ सवाल। ट्रंप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जी, बिल्कुल। अब देखें ट्रंप की वापसी, मतलब आज की अगर सबसे बड़ी कोई मजेदार खबर है तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं 2024 का इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये बाइडेन जो है अभी तो वो गोलगप्पे खा रहे थे कि भाई उनकी पार्टी वार्टी बाली के अंदर वो खुशी खुशी मना रहे थे। अब ट्रंप ने वहां पे जनाब कल रात को खिताब किया एक बड़े इज्तिमा से, और ट्रंप ने कहा कि मैं 2024 के अंदर मैं वापस आ रहा हूं। अच्छा, अब मुसीबत यह, और ये अमेरिका का सुनहरा दौर असल में अब शुरू होगा। ये वो ट्रंप है जिनको तहकीकात चल रही है अभी तक कैपिटल हिल की, बाइडेन ने पूरा एक ट्रंप प्रोजेक्ट तैयार किया है, और वो ट्रंप प्रोजेक्ट जो है उसके तहत ये सोचा जाएगा
कि ये ट्रंप से कैसे लड़ेगा, कौन लड़ेगा, क्या होगा, कौन सा, और ट्रंप ने नताइज नहीं माने। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट उसने कहा 2024 में मतलब ट्रंप आया ही आया, मतलब ठीक है ना, मतलब है कि बल्ले बल्ले पूरी दुनिया में उसने मैसेज भेज दिया, रात को अनाउंस कर दिया कि मैं जो हूं वो अगला सदर में हूंगा। सर बहुत शुक्रिया। और ये एक हंगामी सूर में आपको बताऊं, ये पता भी नहीं चलता, फॉलोवर्स हैं वो हर जगह पूरी जगह घूमना शुरू हो जाएगा ना, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आगे पीछे दाएं बाएं आगे, तो ऐलान कर दिया उसने। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।